हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46 किसिंग। जब अनिरुद्ध आरुषि से रिएक्शन लेने की कोशिश करता है अनुराधा के नाम का सहारा लेकर कि उसे जलन हो रही है या नहीं, लेकिन आरुषि अपनी जलन को अनिरुद्ध से अच्छी तरह से छुपाते हुए जब उसे यह कहती है कि उसे अनिरुद्ध और अनुराधा की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है और बचपन में तो वह भी घर घर मिला करती थी जिसे वह भी किसी की पत्नी बना करती थी, यह सुनते ही अनिरुद्ध आरुषि को गुस्से भरी आंखों से देखा है। अनिरुद्ध के इस रिएक्शन से आरुषि घबरा जाती है। आरुषि कुछ कहे तभी अनुरोध स्प्रे को एग्रेसिवली बैग के दूसरी तरफ फेंकता है और वह आरुषि के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों कलाइयों को टाइट पकड़ लेता है। आरुषि एक तरफ अनिरुद्ध को देखते हैं और धीरे धीरे वह अपने उसे कलाई को देखते हैं जिससे अनिरुद्ध ने बहुत ही ज्यादा टाइट पकड़ रखा था, जिससे आरुषि को दर्द हो रहा है। आरुषि घबराते हुए, अनिरुद्ध वह मैं ये। अनिरुद्ध एक्सट्रीम जेलसी, क्या कहा तुमने? बचपन में तुम भी घर कर खेला करती थी और तुम भी किसी की पत्नी बना करती थी। वैसे कौन था तुम्हारा वह नकली पति जो बचपन में मेरी पत्नी का पति बना करता था? क्या तुम जानती हो उसे? क्या वह तुम्हारे कांटेक्ट में आज भी है? क्या तुम दोनों की मुलाकात होती है? क्या तुम दोनों के बीच में बिल्कुल वैसे ही बॉन्डिंग है जैसे ही मेरी और अनुराधा की है? क्या वह भी तुम्हें अनुराधा की तरह टीज करता था कि तभी उसे शादी कर लेनी चाहिए? आरुषि हैरान, अनिरुद्ध तुम ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस बचपन की बात बता रही थी, मैं बस यही कह रही थी। अनिरुद्ध जेलस्टोन, आरुषि जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। कौन था वह लड़का जिसकी घर घर खेलते वक्त तुम उसकी? मैं इसके आगे नहीं कहूंगा, बताओ जानती है उसे? देखो जवाब दे दो वरना तुम मुझे जानती हो, पता तुम्हें लग ही लूंगा। आरुषि अनिरुद्ध की जेलसी को फील कर रही थी। पहले वह इस फीलिंग को पहले नहीं महसूस कर पाती थी, लेकिन आज वह अनिरुद्ध की आंखों में, उसकी बातों में, उसके एक्सप्रेशन में जलन देख रही थी। वह फील कर रही थी कि अनिरुद्ध ये जानने के लिए कितना तड़प रहा है कि बचपन में आरुषि किसकी खेल खेल में पत्नी बना करती थी। एक तरफ आरुषि नर्वस भी हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। आरुषि अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, क्या तुम्हें फर्क पड़ रहा है इस बात से कि बचपन में ही भले लेकिन मैं किसकी पत्नी बना करती थी? क्या तुम्हें जलन हो रही है? अनिरुद्ध जेलसी, हाँ मुझे जलन हो रही है। सुन लिया तुमने, मुझे बहुत जलन हो रही है और मुझे ये जानना है कि क्या तुम उसके आज भी कांटेक्ट में हो? क्या मुझसे शादी करने से पहले तुम्हारी उसकी कोई बॉन्डिंग है? आरुषि जवाब दो। आरुषि हैरान, लेकिन क्यों? इंटेंस नजरें। अनिरुद्ध इंटेंस नजरें, नहीं पता लेकिन मुझे होते हैं। जाना मेरी पत्नी को कोई दूसरा मर्द देखे, मेरी पत्नी के कोई दूसरा आदमी करीब जाए, मेरी पत्नी के साथ दूसरा आदमी फ्लर्ट करने की कोशिश करे, तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितनी जलन होती है, मुझे कितना गुस्सा आता है। मन तो करता है कि उसकी जान ले लूं। मुझे तुम्हारा नहीं पता आरुषि, लेकिन मुझे बहुत जलन होती है। मुझसे ज्यादा तुम्हारी कोई और करीब जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ज्यादा तुम पर किसी का हक नहीं हो सकता। तुम सबसे ज्यादा मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। अनिरुद्ध की बातें सुनकर आरुषि हैरान रह गई थी। उसके पास शब्द नहीं था, वह बस अनिरुद्ध को बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। वही अनिरुद्ध भी आरुषि को इंटेंस नजरों से देख रहा था। आरुषि नर्वस हो, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है बचपन से जिसके साथ मेरी आज भी बॉन्डिंग हो। मैं जिनके साथ खेल भी करती थी, मुझे उनके बारे में आप कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बचपन में सभी मेरे दोस्त अब कहाँ है। इसलिए तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, ना वह मुझे आप जानते हैं और ना ही मैं उन्हें। सामने आ भी गए तभी नहीं पहचान पाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, तो चलो अब मेरे ऊपर से हटो। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर आरुषि से एक फ्लर्टी टर्न में कहता है, ऐसे कैसे हटूं? अभी तुम्हें पनिशमेंट भी तो देनी है। आरुषि नर्वस, क्या कहा पनिशमेंट? अनिरुद्ध, क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? मैंने तुमसे माफी मांग तो ली और मैंने कहा था ना, वह सब बस एक मोमेंट पर हो गया। मैं फिर से माफी मांगती हूँ। अनिरुद्ध आरुषि, जब आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे सजा नहीं मिलती।
उसने क्राइम किया है, सजा तो मिलेगी ही। तुमने माफी मांग ली, लेकिन कमरे में मांगी है ना, लेकिन तुमने सबके सामने मुझ पर चिल्लाया था। तुम्हें पता है आज ही ने भी इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझे इस टोन में बात करे, और तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसकी सजा तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। आरुषि घबराते हुए, ठीक है बताओ क्या सजा देने वाले हो मुझे, मैं तैयार हूँ। आरुषि के इतना कहते हैं अनिरुद्ध अपने होठों को आरुषि के होठों पर रखकर चूमना शुरू कर देता है। एक सेकंड के लिए तो आरुषि हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह भी उस प्लेजर को फील कर रही होती है। अभी तक सिर्फ अनिरुद्ध ही आरुषि के होठों को पैशनेटली चूम रहा होता है। आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में एक लंबा पैशनेट किस हो रहा होता है कि कभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। अनिरुद्ध को तो एहसास नहीं होता, वो तो पूरा लॉस्ट हो चुका था और आरुषि को उसके होठों पर चूमे जा रहा था। लेकिन आरुषि फीलिंग से बाहर आ गई थी। वह अनिरुद्ध को रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध कोई दरवाजे पर है। अनिरुद्ध एक फ्रस्ट्रेटेड लुक देता है और उसके बाद वह आरुषि के ऊपर से हटता है, आरुषि को कंबल से कवर करता है और कमरे का दरवाजा खुलता है। सामने एक आदमी खड़ा था जो अनिरुद्ध से कहता है, अनिरुद्ध सा अभी आपको महेंद्र प्रताप जी ने स्टडी रूम में बुलाया है किसी जरूरी काम के लिए। अनिरुद्ध दरवाजा बंद करता है और आरुषि के पास आकर उससे कहता है, मुझे महेंद्र काका ने मुझे बुलाया है किसी काम के लिए, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी देर में लौटूंगा, तुम सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। आरुषि हाँ में गर्दन हिला देती है। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है और उसके जाने के बाद आरुषि जल्दी से खड़े होती है और शीशे में खुद को देखती है। आरुषि के चेहरे पर ब्लश था, बहुत शर्मा रही थी। आरुषि अपने होठों को छूते हुए कहती है, यह मुझे आजकल हो क्या गया है। मैं और अनिरुद्ध किस कर रहे थे, मैं उसे रोक क्यों नहीं पा रही थी। मैं पहले तो उसे अपने करीब आने से रोक देती थी और पहले जब आता था वही मुझे किस करता था। मेरी तरफ से कोई इतना रिस्पांस नहीं रहता था, मैं उसकी उस फीलिंग को कभी महसूस नहीं करती थी। लेकिन अब वो मेरे करीब आता है, मुझे चूमने लगता है, उस पल मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर से मेरा कंट्रोल कहीं चला जाता है। मुझे क्या हो रहा है। तारांकन रात के 2 बजे आरुषि नींद से जाती है, उसे पानी की प्यास लग रही थी। आरुषि उठती है और टेबल पर जाकर जैसे ही मग उठाती है वह रियलाइज करती है कि उसमें पानी ही नहीं है। आरुषि इधर उधर नजर घुमाती है, कमरे में कहीं पानी नहीं था। आरुषि पलटकर जैसे ही बेड के पास पहुंचती है वह देखती है कि अनिरुद्ध नहीं है। आरुषि घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, 2 बजे बज गए हैं, अनिरुद्ध अभी तक नहीं आया। मुझे तो लगा कि वह सो रहा है, पानी की भी बहुत प्यास लग रही है। अनिरुद्ध होता तो उससे कह देती, अब क्या मैं खुद लेने जाऊं। सोचते हुए, मुझे जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसे प्यासी रही तो मर जाऊंगी और पता नहीं अनिरुद्ध कितनी देर में आएगा, और इतने वक्त बाद आया तो हो सकता है महेंद्र काका के साथ बात और भी ज्यादा लंबी चले। और वैसे किचन तो आज मैंने देख ही ली है, फटाफट से जाती हूँ और पानी लेकर आ जाती हूँ। आरुषि किचन से पानी लेकर अपने कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी लेफ्ट में टेरेस की सीढ़ियां से उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है, जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं। आरुषि इग्नोर करके आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी उसे सीढ़ियों से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है, और यह सुनकर आरुषि पहले तो घबरा जाती है, लेकिन उसके मन में उत्सुकता भी आती है कि रात के 2 बजे आखिर कौन रो रहा है। आरुषि ये किसकी आवाज है और इतनी रात में कौन है जो रो रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। कैसे तो डर भी लग रहा है क्योंकि पुरानी मूवीज में कुछ और दिखाया गया है जब इतनी रात को किसी लड़की की रोने की आवाज आती है, लेकिन वह सब मूवीज में होता है। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे देखना है कि कौन रो रहा है। आरुषि उसे पानी के जग को वही साइड में रखे टेबल पर रख देती है और धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद आरुषि को एहसास होता है कि यह आवाज सीढ़ियों से नहीं बल्कि टेरेस के दरवाजे की तरफ से आ रही है। आरुषि घबरा जाती है और वह वापस जाने का डिसाइड करती है, और तभी उसे आवाज और जोर से आने लगती है। अब तो आरुषि को देखना था। आरुषि जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ती है उसके पैर में फिर से एक झटका सा लगता है, जिस पर में उसे आज नाचते वक्त चोट लग गई थी। आरुषि की आह निकल जाती है और तभी एकदम से टेरेस का दरवाजा खुलता है और सामने से आती है मानसी। मानसी को देखकर आरुषि और भी ज्यादा हैरान रह जाती है कि रात की इतनी लेट वह छत पर क्या कर रही है।
आरुषि को देखकर मन से जल्दी से टेरेस का दरवाजा बंद कर देती है और वह तेज कदमों से आरुषि की तरफ आगे बढ़ते हुए धीमी आवाज में कहती है, अरे भाभी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? क्या आपको भी नींद नहीं आ रही थी? आरुषि कंफ्यूज, नहीं, वह तो मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे कुछ आवाज आ रही थी। मानसी आरुषि का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ चलने का इशारा करते हुए कहती है, अरे भाभी, वह मेरे ही आवाज थी, मैं ही खुद से बातें कर रही थी, खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद से ही जवाब दे रही थी कि शादी के बाद एक लड़की की दुनिया कितनी बदलने वाली है। वह मुझे नींद नहीं आ रही थी ना। आज संगीत हुआ, कल मेहंदी है, परसों हल्दी और रात को फिर मेरी शादी। तो यही सारी बातें मुझे परेशान कर रहे थे। आपके भी 10 दिन पहले शादी हुई है, तो आप मेरे इस बात से रिलेट कर सकती हैं। आरुषि हाँ, वह तुम्हें समझ सकती हूँ, शादी के कुछ दिन पहले लड़की की हालत कैसी हो जाती है। लेकिन मानसी, तुम रो क्यों रही थी? मुझे रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कि तुम गिड़गिड़ा रही हो। मानसी घबराते हुए, अच्छा, वह एक्चुअली भाभी मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी एक दिन बाद शादी है, तो मुझे डर लग रहा था और ऐसे ही मुझे रोना आ गया। वह मेरी ही आवाज थी, लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से आरुषि मानसी से मिली है और अब जो आरुषि उसके सामने है, उन दोनों में उसे काफी अंतर नजर आ रहा था। आरुषि की नजरें फिर से सीडीओ की तरफ जाती है। मानसी आरुषि के हाथ को पकड़कर उसके ध्यान को डाइवर्ट करते हुए कहती है, भाभी, आप कहाँ खो गई हैं? मैं टेरेस का दरवाजा अच्छे से लगा दिया है, चलिए आप भी जाकर सो जाए और मैं भी जाकर सोती हूँ, कल मेहंदी है। आरुषि हाँ ठीक है, तुम जाओ, गुड नाइट। मानसी तुरंत वहां से चली जाती है और आरुषि उसे सस्पाइसियस नजरों से देख रही होती है और उसी को कुछ तो अजीब लग रहा होता है। लेकिन क्योंकि इस फैमिली को वह ज्यादा जानती नहीं है, इसलिए कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। आरुषि टेबल पर से पानी का मग उठाती है और वह भी अपने कमरे में पहुंचती है। एपिसोड 47 आरुषि केम टू नो अबाउट मानसी सीक्रेट। आरुषि कमरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, तभी अनिरुद्ध भी दरवाजा खोलकर उसके सामने आता है। आरुषि कुछ कहती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आता है और एक इरिटेटिंग टोन में कहता है, आरुषि, तुम कहाँ चली गई थी? आरुषि वो मैं पानी लेने गई थी, मेरी नींद खुली और मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैंने देखा कि कमरे में पानी नहीं है और तुम भी नहीं थे और मुझे इतनी तेज प्यास लगी थी अनिरुद्ध कि मैं नहीं रुक पाई और किचन मुझे पता थी, इसलिए मैं लेने चली गई। और तुम्हें पता है, जब मैं आ रही थी तो वह सीढ़ियों से मुझे आरुषि अनिरुद्ध को आगे की बात बताती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि के हाथ से मग को लेकर कहता है, ठीक है, समझ गया, अब सारी बातें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट। अनिरुद्ध गिलास में पानी भरता है और आरुषि को देते हुए कहता है, आरुषि, यहाँ साइड में फोन रखा हुआ था, तुम्हें बस एक नंबर डायल करना था और पानी तुम्हारे कमरे तक आता। तुम्हें खुद से इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं थी। खैर छोड़ो, तुम्हें भी कहाँ बताया था। आरुषि पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए कहती है, तो चलो अब सोते हैं। जैसे ही आरुषि आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में उठता है। आरुषि घबरा जाती है। अनिरुद्ध आरुषि को बेड पर जाकर लिटा देता है और फिर भी आरुषि के दोनों तरफ हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब जाकर कहता है, ऐसे कैसे सो सकते हैं? जो अधूरा छोड़कर गया था उसे कंटिन्यू भी तो करना है, याद है ना? इतने अच्छे मोमेंट में एक डिस्टर्बेंस आ गई थी। आरुषि नर्वस, अनिरुद्ध, तुम्हें क्या कह रहे हो? वो तो अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराता है। उसके बाद वह अपनी तरफ की बेड पर जाकर लेट जाता है और अपना एक हाथ आरुषि की तरफ करते हुए उसे अपने करीब आने का इशारा करता है। आरुषि नर्वस होते हुए अनिरुद्ध के करीब आती हैं और वह अपना सर अनिरुद्ध के हाथ पर रखती है। अनिरुद्ध आरुषि की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है और उसके पैरों के ऊपर अपना एक पैर रखता है। वह आरुषि को पूरी तरह से खुद में समेट लेता है। आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसकी सांसें तेज तेज हो गई थी। अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर उंगली फिरते हुए उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ और तुम ऐसे गहरी गहरी सांस लेती हो आरुषि, ये देखकर मैं दीवाना सा होने लगता हूँ। पता नहीं तो मुझे इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं अपनी नजरें तुम पर से हटा नहीं पा रहा।
अनिरुद्ध की उन नजरों से आरुषि शर्मा रही होती है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह आरुषि के चेहरे के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, वैसे मुझे एक बात जानी है, पहले जब मैं तुम्हारे करीब आता था, तुम्हें किस करता था तो तुम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती थी। मुझे एहसास होता था कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। हमारी पहली किस भी तुम मुझे किस कर रही थी, लेकिन तुम उसे मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रही थी जो मैं कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों में तुम ऐसे लग रहा है जैसे जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम भी उसे पल को एंजॉय करती हो, मुझे रोकती नहीं हो। कल की ही बात ले लो, जब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तुम्हें चुना शुरू किया तो कुछ ही देर में तुम भी मुझे चूमने लगी थी। क्या तुम भी अपने ऊपर से होश खो रही हो आरुषि? अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले तो तुमने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि मैं तुम्हारे शरीर को पाना चाहता हूँ, तो अब ऐसा क्यों? अनिरुद्ध सच में आरुषि से जवाब चाहता था और आज उन दोनों के बीच में वह मोमेंट हुआ। उसके पास तो उसे जानना ही था कि आखिर आरुषि में क्या बदलाव आया है जिसके कारण उनके बीच में यह नजदीकियां बढ़ रही हैं और आरुषि से नहीं रोक रही है। आरुषि आंखें बंद करके अनिरुद्ध की बाहों में जरूर थी, लेकिन वह सब कुछ सुन रही थी और अनिरुद्ध के सवाल से आरुषि की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। ये सवाल तो वह खुद भी कर रही थी खुद से कि अचानक से वह अनिरुद्ध से इतना क्लोज क्यों हो रही है, लेकिन इस समय आरुषि के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अनिरुद्ध की बाहों में लेती रहती है। अनिरुद्ध को पता था कि आरुषि सो नहीं रही है, लेकिन वह जवाब जानने के लिए जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह आंख बंद करके लेते हुए आरुषि को बस मुस्कुराते हुए देख रहा था। तारांकन। मानसी घबराते हुए अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी और तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल उठाते ही मानसी पूछता है, तुम ठीक से हवेली से बाहर चले गए ना? किसी ने तुम्हें जाते हुए देखा तो नहीं? फोन पर से एक आवाज आती है, नहीं मानसी, मैं उसे खुफिया रास्ते से बिल्कुल सही से निकाल कर आ गया। जो तुमने मुझे बताया था किसी ने कुछ भी नहीं देखा। मानसी, मैं कल आऊंगा, तैयार रहना। मानसी, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर मानसी कॉल कट कर देती है। मानसी, मुझे पता है जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं जबरदस्ती की शादी नहीं कर सकती। मैं अनंत से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उससे ही करूंगी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। आरुषि भाभी ने मुझे छत पर देख लिया और वह जिन नजरों से मुझे देख रही थी, मुझे एहसास हो रहा है कि उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और उनके सवाल भी कितने वैलिड थे। उन्हें 2 लोगों की आवाज आ रही थी, जो मेरी और अनंत की थी, फिर मेरी रोने की आवाज जो मेहनत की बाहों में रो रही थी। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि सिर्फ आरुषि भाभी थी, क्योंकि अगर अनिरुद्ध भैया होते तो मेरा खेल आज ही खत्म हो जाता। अनिरुद्ध भैया एक माफिया है, लेकिन मुझे पता है मेरी शादी अगर अनंत से हो गई तो वह चाह कर भी आनंद का कुछ नहीं कर पाएंगे। वह अपनी बहन को विधवा नहीं करेंगे। वह कितने भी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन खुद के परिवार के लिए वह खुद से लड़कर खुद को हरा सकते हैं। बस मुझे कल रात का इंतजार है, जब सबके सो जाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तारांकन। मेहंदी की रस्म चल रही थी। घर की सभी औरतों के हाथ में मेहंदी लग रही थी, लेकिन अभी तक आरुषि के हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी। वह तो अनिरुद्ध को नशता करने में मदद कर रही थी। आज अनिरुद्ध अपनी पुरानी जमीन और कुछ पुराने लोगों से मिलने के लिए शेखावत जिला की हवेली से कुछ दूर जा रहा है और वह सीधा कल ही आएगा। और इसी बारे में अनिरुद्ध आरुषि को समझाते हुए कहता है, आरुषि, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो किसी से भी कह देना। यह मत सोचना कि किसे कहूँ और किस नहीं, ये हमारा ही परिवार है। और दूसरी बात, ऐसे कल रात की तरह आज रात कुछ चाहिए हो तो बाहर मत जाना। टेलीफोन पर नंबर 1 या नंबर 2 डायल करना। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपनी कुछ पुश्तैनी जमीन और हवेलियों को देखने जा रहा हूँ और कुछ लोगों से भी मिलना है। मुझे बहुत लेट हो जाएगा, तो या तो मैं बहुत लेट नाइट आऊंगा या फिर अगली सुबह, इसलिए परेशान मत होना, ना मेरे लिए ना खुद के लिए। आरुषि, ठीक है, तो मतलब तुम आज मेहंदी की रस्म में शामिल नहीं होंगे? अनिरुद्ध, और क्या आरुषि,
वैसे भी आज ये सब सिर्फ औरतों की है, हम मर्द थोड़ी ना मेहंदी लगाएंगे, तो क्या काम है यहाँ पर। और तुम तो उन सब के साथ आज बिजी हो जाओगी, तो मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं दोगी, तो उससे बेहतर है ना कि मैं आज काम ही कर लूँ। और कल तो हल्दी के बाद शादी है और उसके बाद हमें सुमित्रा कई से भी मिलने जाना है, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज ये काम जाकर खत्म करके आ जाओ, इसलिए अपना ख्याल रखना। आरुषि, ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। तारांकन, अनिरुद्ध शेखावत हवेली से चला जाता है और आरुषि हाल में पहुंचती है जहां पर मेहंदी की रस्म ही चल रही होती है। मानसी की मम्मी कविता बाईसा आरुषि के पास आकर कहती हैं, और ये तुम्हारे हाथ में अब तक मेहंदी नहीं लगी? आरुषि, नहीं, वह अब तक मैं कमरे में ही थी, आज अनिरुद्ध काम से बाहर गए हैं ना, तो बस उन्हीं को नशता करवा रही थी, मैं बस बैठने ही वाली हूँ। कविता बाईसा के पास आकर एक लड़की कहती है, काकीसा, यह मानसी दीदी की पायल है, इन्हें आप संभाल कर रख लीजिए, उनके पैरों में मेहंदी लग रही है ना। कविता, ठीक है। कविता आरुषि को बैठने का इशारा करते हुए जैसे ही जाने लगती है कि तभी एक लड़की आकर उनसे कहती है, काकीसा आपको भी दादी सेन बुलाया है, जल्दी आइए। कविता बाईसा आरुषि के हाथ में पायल थमाते हुए कहती है, आरुषि तुम मेरा एक काम करो, इन पायल को मानसी के कमरे के जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ एक लाल सा बॉक्स है उसमें जाकर रख दो, मैं चली जाती, लेकिन दादी से का हुक्म है इसलिए टाल नहीं सकती। कविता बाईसा की बात सुनकर आरुषि हैरान रह जाती है कि उसे आए हुए एक दिन नहीं हुआ और वह लोग उसे पर इतना विश्वास कर रहे हैं। आरुषि पायल देती है और मानसी के कमरे में पहुंचती है और जैसा कि उन्होंने बताया था, ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल बॉक्स होता है। आरुषि उसमें पायल रखकर जैसे ही कमरे से जाने लगती है कि तभी उसका हाथ एक बड़े से फ्लावर बस से टकरा जाता है और वह फ्लो वाश गिरकर टूट जाता है। पहले तो आरुषि पैनिक हो जाती है कि वह यहाँ काम करने आई थी लेकिन उसने नुकसान कर दिया। वह घबरा जाती है कि पता नहीं जो फ्लावर वासे उस गलती से टूटा है वह कितना महंगा होगा। तभी आरुषि की नजरें कुछ पेपर्स पर पड़ती है जो उसे फ्लो वॉश के अंदर से निकले थी। आरुषि उठाकर देखती है और वह कोई पेपर नहीं था, वह एक कार्ड था, एक लव कार्ड, जिसे देखकर आरुषि चौंक जाती है। उसे कार्ड को खोलते ही और उसमें लिखे गए मैसेज को पढ़ते ही आरुषि को समझ में आ गया था कि यह कार्ड मानसी के प्रेमी का है। आरुषि, कार्ड की आखिरी लाइन, तुम्हारा अनंत। तो मतलब मानसी किसी अनंत से प्यार करती है, क्योंकि यह कार्ड पर जो डेट है वह 20 दिन पहले की है, तो मानसी आनंद से रिश्ता तोड़कर राजवीर से शादी कर रही हैं। तो क्या मानसी अभी भी आनंद से प्यार करती है और वह ये शादी मजबूरी में कर रही है, एक जबरदस्ती की शादी? बेचारी मानसी, मतलब वह भी किसी ऐसे से शादी करने जा रही है जिससे वह प्यार नहीं करती और जिससे वह प्यार करती है उसे वह दूर जा रही है। आरुषि उन सभी कार्ड को उठाती है और उसे एक दूसरे फ्लो वाश में रख देती है और टूटे फ्लावर वाश को टुकड़ों को उठाकर वह डस्टबिन में फेंककर उसे जगह को साफ कर देती है। आरुषि कमरे से बाहर निकाल कर आगे ही बढ़ती है कि तभी अचानक से उसे कल रात का ध्यान आता है जब मानसी छत पर थी और आरुषि को दो लोगों की बात करने की आवाज छत से आई थी। और यह ऐसा सोचते हैं आरुषि को एक शक होता है कि कल रात मानसी अकेले छत पर नहीं थी बल्कि कोई और उसके साथ था। आरुषि, तो क्या कल रात मैंने जो दूसरे की आवाज सुनी थी वह अनंत था? क्या अनंत मानसी से मिलने आया था? मानसी की कल शादी है और वह एक रात पहले अनंत से मिल रही है, आखिर क्या है मतलब इसका? कहीं वह कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली जो उसे नहीं करना चाहिए। एपिसोड 48, मानसी रन अवे फ्रॉम होम। मानसी के कमरे में रखे गए फ्लावर वाश में आरुषि को लव कार्ड मिलते हैं, जिससे आरुषि को इतना तो पता चल जाता है कि मानसी किसी लड़के से प्यार करती है। उसे फिर शक होता है कि कल रात मानसी छत पर अकेली नहीं थी, शायद उसके साथ कोई और भी था। और आरुषि को ऐसा लगता है कि वह कोई और नहीं अनंत ही था जो शायद मानसी से मिलने आया था। और यह सोचकर आरुषि परेशान हो जाती है कि एक तरफ उसकी राजवीर से शादी होने वाली है और दूसरी तरफ उसका पुराना प्यार अभी भी उससे आकर मिल रहा है। आरुषि को कुछ समझ नहीं आता कि वह बात किसी को बताएं या नहीं बताएं, लेकिन फिर वह डिसाइड करती है कि पहले वह मानसी से बात करेगी। आरुषि हाल में पहुंचती है जहां पर मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा था। कविता आरुषि के पास आकर कहती है, आरुषि तुम्हें वह लाल बॉक्स मिल गया था ना? आरुषि, मुझे लाल बॉक्स मिल गया था और मैंने उसमें पायल भी संभाल कर रख दिया। कविता, बहुत अच्छा,
चलो अब तुम भी मेहंदी लगवा लो। कविता आरुषि का हाथ पकड़कर उसे मानसी की साइड में बैठाते हैं और एक मेहंदी वाली से बोलती हैं, कुसुम ये हमारी अनिरुद्ध की पत्नी है, हमारे खानदान की ही बहू है और अभी कुछ 15 दिन पहले ही उनकी शादी हुई है, इसलिए उनके हाथों में भी बिल्कुल दुल्हन वाली मेहंदी लगाना जैसे मानसी के लग रही है। मेहंदी वाली आरुषि के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती हैं और आरुषि की नज़र मानसी पर थी, वह देखना चाह रही थी कि क्या सच में शादी से खुश है भी या नहीं। मानसी के चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आ रही थी, वह मुस्कुरा रही थी और जब उसकी बहनें और उसके सहेलियां राजवीर के नाम से उसे छेड़ रही थी तो मानसी शर्मा रही थी। ये देखकर आरुषि हैरान होकर अपने मन में कहती है, ये तो राजवीर के नाम से मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है, ये किसी भी तरह की जबरदस्ती की शादी नहीं लग रही है। अगर यह शादी के बिना मर्जी की, यह बिना इच्छा की होती तो मानसी के चेहरे पर यह रौनक की खुशी नहीं होती। जिस लड़की के जबरदस्ती शादी होती है या किसी और से शादी होती है जिससे वह प्यार नहीं करती, तो उस लड़की की क्या हालत होती है मुझसे अच्छा कौन जानता है। लड़की के चेहरे की तो रौनक चली जाती है, लेकिन यहाँ पर तो इसके चेहरे पर एक अलग ही निखार है। मुझे लगता है कि मैं इस बात को कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मेरे साथ गलत हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि मानसी के साथ भी गलत हो रहा है, ये हो सकता है कि वह पहले किसी से प्यार करती होगी और उसके कार्ड उसने ऐसे संभाल के रख रखे हैं, लेकिन शायद उससे उसका रिश्ता टूट गया और आपको राजवीर से शादी कर रही है और वह खुश है। और कल रात को छत पर भी अकेले ही थी, वह जो कह रही थी सच ही था, क्योंकि मैंने कार्ड को देखा और कहानी बना ली। वैसे भी इतना बड़ा विला है, इतने सारे नौकर चाकर है, सिक्योरिटी है, ऐसी कौन हिम्मत करेगा कि घर में आकर उसे घर की लड़की से मिलने, जबकि जिस घर में अनिरुद्ध जैसा भाई है। मुझे इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए क्योंकि सब अच्छा है। तारांकन रात के 1 बजे रहे थे। आरुषि विंडो के सहारे खड़े होकर अपनी मेहंदी के रंग को देख रही थी जो बहुत ही गहरा आया था। आरुषि, दादीसा ने कहा था कि जिस औरत के मेहंदी का रंग गहरा आता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मेहंदी का रंग बहुत गहरा है, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। हाँ, ये सच है कि वह अपने पति का हक जताता है, क्योंकि शायद वही बताना चाहता है कि मैं उससे बिलोंग करती हूँ, लेकिन वह प्यार मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करती। आरुषि एक गहरी सांस लेकर कहती है, आज बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, छत पर जाकर थोड़ा सा टहल लेती हूँ। जैसे कल मानसी गई थी वैसे तो अनिरुद्ध ने मना किया था, लेकिन मुझे ऐसी नींद नहीं आएगी, थोड़े मन को फ्रेश करके आती हूँ। तारांकन आरुषि शेखावत विला की छत पर पहुंचती हैं, जहां ठंडी हवाएं चल रही थी और आसपास की छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे जो किसी माचिस के डिब्बे जितने लग रहे थे। उसे छत से आसपास का पूरा इलाका नजर आ रहा था और घर में लगी लाइट और भी ज्यादा इलाके को खूबसूरत बना रही थी। कुछ पल तो आरुषि बस उसे जगह को देखते ही रह गई थी। आरुषि सरप्राइज एक्सप्रेशन, क्या बात है, इस छत से तो आसपास का पूरा एरिया नजर आ रहा है और यह नाइट व्यू कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। यह विला यहाँ पर ऊंचाई में सबसे ज्यादा है, इसलिए आसपास के घर तो खिलौने जैसे लग रहे हैं। आरुषि पूरी छत पर घूम रही थी, तभी अचानक से वह कुछ ऐसा देखती है जो उसके चेहरे के रंग को उड़ा देती है। विला के बैक साइड वाले एरिया जहाँ पर एक छोटा सा एग्जिट डोर था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता है, वहां पर मानसी खड़ी है और वह बाहर किसी से बात कर रही है। छत से विला के बाहर खड़ी गाड़ी तो नजर आ रही थी, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। आरुषि, यह क्या है, इतनी रात में मानसी उसे दरवाजे से किस बात कर रही है और यह किसकी गाड़ी है। एक मिनट, कहीं जो मैं आज सुबह सो रही थी कि सही तो नहीं है, कहीं मेरी वह शक सही था। मतलब मानसी उसे लड़के के साथ। आरुषि देखती है कि मानसी फिर से घर के अंदर जा रही है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वह जल्दी से छत से विला के बैक साइड एरिया की तरफ जाती है। जैसे ही आरुषि वहां पहुंचती है जहां पर मानसी बैग लेकर दरवाजा से बाहर निकालने जा ही रही थी कि तभी आरुषि दौड़कर मानसी के पास पहुंचती है। पीछे आते हुए आहट से मानसी घबरा जाती है और वह जैसे ही पलट कर देती है, आरुषि उसका तुरंत हाथ पकड़ लेती है और वह जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है ताकि जो बाहर है वह अंदर ना आ पाए। मानसी घबराते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरुषि, तुम अनंत के साथ भाग रही हो।
मानसी हैरान हो जाती है कि आखिर आरुषि को कैसे पता चला, जिस पर आरुषि उसे जवाब देते हुए कहती है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी लव अफेयर के बारे में आज सुबह ही पता चला है। अब यह मत पूछना कि कैसी और कब। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो। तुम्हारी कल इस चौखट पर तुम्हारी बारात आएगी और तुम एक लड़के के साथ भाग रही हो। अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो पहले ही मना क्यों नहीं किया। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे खानदान का नाम डूब जाएगा, उनकी सारी इज्जत, उनका मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। उन्हें लोग किन नजरों से देखेंगे, किस तरह की बातें कहेंगे। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर तुम प्यार करती हो तो सबके सामने उसका इजहार करो, उसे एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं। मानसी आरुषि के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, प्लीज भाभी मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सब बातें मत कीजिए। हाँ, ये सच है कि मैं शादी के लिए ना नहीं कहा पाए, अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को नहीं बता पाए, मुझ में नहीं हिम्मत हुई, क्योंकि अगर मैं ये बात उन्हें बता देती कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ तो वह लड़के को खत्म कर देते हैं। आप जानती है अनिरुद्ध भाई कौन है, तो आप ये भी जान लीजिए कि यह खानदान भी कम नहीं है, सब एक जैसे ही है। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह इतनी बड़ी हैसियत का नहीं है, इसका एक सामान्य सा घर है। मैं बात भी देती तो ये लोग नहीं मानते, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आरुषि गुस्से से, इसके बाद का क्या अंजाम होगा ये सोचा है तुमने। अगर वह तुम्हारे प्यार को खत्म कर सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है शादी होने के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अनिरुद्ध को जानते हो ना, तो वह सेकंड नहीं लेगा, उसे लड़की की जान ले लेगा। मानसी इमोशनल, नहीं भाभी, एक बार शादी हो जाए उसके बाद ही लोग मेरा और अनंत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे अपने घर की बेटी को विधवा होते हुए नहीं देखेंगे, इन्हें फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा। भाभी मुझे मत रोक, मुझे जाने दीजिए। आरुषि मानसी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं मानसी, मैं यह नहीं होने दे सकती। तुम इस घर की बेटी हो, मैं तुम्हारी सगी भाभी नहीं हूँ, लेकिन मेरा इस घर से नाता है। अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकती। तुम्हारे खानदान का, अनिरुद्ध का एक नाम है, अपनी आंखों के सामने मैं यह नहीं करने दे सकती। तुम्हें मेरे साथ घर के अंदर चलना होगा, मैं तुम्हें इस भागने में मदद नहीं कर सकती। मानसी रोते हुए अपना हाथ आरुषि के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या आप चाहती है कि मैं एक ऐसी जिंदगी जी जहां पर मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊं, जिस रिश्ते में प्यार नहीं, जिस रास्ते में अपनापन नहीं, विश्वास नहीं, एक ऐसा रिश्ता के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीऊं। आप क्या चाहते हैं कि एक लड़का जिससे मेरी शादी होने वाली है मुझे जिंदगी भर टॉर्चर करे, मुझे यह एहसास दिलाए कि मैं उसके पांव की जूती, जो पत्नी होने के बाद भी मुझे पत्नी जैसी इज्जत ना दे पाए, जिस घर में मैं गुलाम बन कर रहा हूँ, जिस घर में मुझे एक नौकर जैसा ट्रीट किया जाए। चाहती है कि मैं कैसे जिंदगी जी, एक आदमी जिससे आप चाहती मेरी अभी अभी शादी हुई और मुझे पता चले कि उसका तो किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है, और शादी होने के बाद भी वह अपना रिश्ता ना खत्म करे। आरुषि तुम ये क्या कह रही हो, क्या राजवीर इस तरह के इंसान है। मानसी हाँ भाभी, राजवीर के बारे में मुझे सब पता है। जिस दिन मेरी उनसे सगाई हुई थी उसी रात को किसी और लड़की के पास रात बिताने गए थे। भाभी आपको इंसान नहीं है कि राजवीर किस तरह के इंसान है। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी उनसे शादी हो गई तो मैं सिर्फ गुलाम बनकर रहूंगी, मेरी जिंदगी से सारी खुशियां सब चली जाएगी, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं तो वक्त की सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन किसी की गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। इस शादी में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने प्यार को नहीं खो सकती। मानसी की बातें आरुषि के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मानसी की एक एक बात आरुषि को उसके खुद पर बीती हुई तकलीफों के बारे में याद दिला रही थी, किस तरह उसकी भी जबरदस्ती और उसके बिना मर्जी की थी। किस तरह से अनिरुद्ध ने भी शुरुआत में आरुषि के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार किया था, जिसमें उसने आरुषि को अपने गुलाम कहा था। उसके बाद अनिरुद्ध की फैमिली का आरुषि को टॉर्चर करना, एक एक बात आरुषि की आंखों के सामने आ रही थी। वह अपने उसे बुरे अतीत में खो रही थी और उसके हाथ की पकड़ धीमी हो जाती है, और इसी बीच में मानसी आरुषि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है। मानसी दरवाजा खोलकर आरुषि से कहती है, भाभी सुबह ना हो जाए तब तक ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि जब तक ये बात पता चलेगी तब तक मेरी अनंत से शादी हो चुकी होगी। मैं सुबह आऊंगी अनंत के साथ इस घर में।
आरुषि कुछ करती उससे पहले मानसी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। मानसी की जाने के बाद आरुषि को एहसास होता है कि वह अपने अतीत में इतना खो गई थी कि वह मानसी को नहीं रोक पाई। आरुषि बहुत घबरा गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अनिरुद्ध भी नहीं है और ऊपर से वह किसे जाकर बताए कि मानसी घर से भाग गई है, और उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर उसने जाकर बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर वो लोग मानसी को मार दे या फिर उसे लड़के को मार दे जिससे मानसी प्यार करती है। आरुषि समझ गई थी कि जिस तरह का अनिरुद्ध है इस तरह का शेखावत खानदान भी है। वह घबरा रही थी कि वह इस हालात को अब कैसे संभाले। मानसी के बारे में जाकर घर वालों को बताएं या चुप रहे ताकि कल सुबह मानसी अनंत से शादी करके उसके साथ इस घर में आए। आरुषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एपिसोड 49 आरुषि वॉज अक्यूज्ड। मानसी अनंत के लिए घर से भाग गई है, वह भी शादी की एक दिन पहले, और आरुषि वहां होते हुए भी मानसी को नहीं रोक पाए। इस बात से मन आरुषि को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक तरफ तो घर वाले ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे क्योंकि घर की बेटी किसी और लड़के के साथ भाग गई है, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर आरुषि थी जो उसे रोक सकती थी लेकिन उसने उसे नहीं रोका। आरुषि अपने कमरे में हैरान परेशान इधर से उधर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, घर के लोगों को जाकर बताएं या फिर चुप रहे। आरुषि घबराते हुए, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने मानसी को क्यों नहीं रोका, वह मेरे सामने थी, मैं उसे पकड़कर घर के अंदर ला सकती थी, उसे समझा सकती थी कि किसी और तरीके से भी हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसने जो बातें कही उसे सुनकर मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि हूँ मानसी के साथ हो। भाई ये बात अलग है कि शायद अब अनिरुद्ध का व्यवहार पहले वाला नहीं है, लेकिन मैं उसे वक्त को नहीं भूल सकती जहाँ मुझे उसे घर में सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मैं क्या करूँ? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बताने की। किस मुंह से कहूंगी उनसे कि मैं वही थी और उनके घर की बेटी को भगाने से नहीं रोक पाई। मुझे चुप ही रहना चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे भी उसने कहा था ना कि सुबह तक वह शादी करके आ जाएगी, तो सच सबको पता ही चल जाएगा। अगर मैं बताऊंगी तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी। अनिरुद्ध भी यहाँ नहीं है। तारांकन सुबह के 4 बजे गए थे। आरुषि अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी, उसकी वजह से दुनिया ही हिल गई थी। वह बार बार बस घड़ी की तरफ देखे जा रही थी और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने होता है अनिरुद्ध। आरुषि अनिरुद्ध को देखकर पहले तो घबरा जाती है, लेकिन वह एक चैन की सांस लेती है कि अनिरुद्ध आ गया है और अब वह उसे मानसी की बात बता देगी। और उसे विश्वास था कि अनिरुद्ध कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और वह उसकी बात पर यकीन करेगा। आरुषि जैसे ही उठकर अनिरुद्ध के पास जाकर घबराते हुए कहती है, अनिरुद्ध मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो माँ। आरुषि अपनी बात आगे रहते तभी अनिरुद्ध उसकी बात को काटते हुए कहता है, आरुषि तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा, अभी मेरे साथ चलो। आरुषि लेकिन कहाँ? अनिरुद्ध बस चलो, सवाल मत करो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़ता है और वह दोनों महेंद्र काका के कमरे में पहुंचते हैं जहां पर घर के सभी बड़े सदस्य थे और सभी के चेहरे पर निराशा, गुस्सा और तकलीफ थी। उन सभी को देखकर आरुषि को आभास हो जाता है कि शायद मानसी की भागने की बात इन सभी को पता चल गई है। अनिरुद्ध बताए, महेंद्र काका आपने इतनी सुबह मुझे फोन करके बुलाया और यह कहा कि अपनी पत्नी को साथ लेकर आओ, आखिर क्या बात है? आप घर के बड़े सभी सदस्य हैं, इतनी सुबह एक साथ, सब ठीक तो है ना? दादी सा उठकर गुस्से से अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध मानसी भाग गई है और जिसने मानसी को इस घर से भागने में मदद की है। आरुषि की तरफ देखते हुए, ये तेरी पत्नी आरुषि है। दादी का आरोप सुनकर आरुषि और अनिरुद्ध दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। एक तरफ अनिरुद्ध को यकीन नहीं होता और दूसरी तरफ आरुषि पर ऐसा आरोप लगेगा कि उसने नहीं सोचा था। हाँ, ये सच है कि उसने बताया नहीं, लेकिन उसने उसके भागने में मदद नहीं की। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की तरफ देखता है। आरुषि घबरा जाती है और वह अपना बचाव करते हुए कहती है, दादी सा आप ये क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं मानसी को भगाने में उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि मैं तो उसे। दादी आरुषि की बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहती है,
क्या बात है नहीं बहू, हम तो तुम्हें बहुत ही भोली और मासूम समझ रही थी, लेकिन अभी नहीं पता था कि तुम तो की सफलता से झूठ बोल लेती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे घर की बेटी भाग गई है और तुम घर की बहू जिसको रोकना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वह खड़ी खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। घर के सभी सदस्य जो उसे कमरे में मौजूद थे एक एक करके आरुषि पर आरोप लगा रहे थे और उन आरोपों से आरुषि जितना घबरा रही थी उससे ज्यादा वह अनिरुद्ध के गुस्से से घबरा रही थी। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, आरुषि क्या ये सच है? मुझे तुमसे जवाब चाहिए। आरुषि घबराते हुए, अनिरुद्ध मेरा यकीन करो, मैं मानसी को भगाने में कोई मदद नहीं की। वो तो जब महेंद्र काका आरुषि की बात को बीच में काटते हुए अनिरुद्ध को मोबाइल में एक वीडियो दिखाते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध जरा इस वीडियो को देख, जो वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज की एक रिकॉर्डिंग है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब मानसी भाग रही थी तो आरुषि वही थी और उसे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरुषि ने एक बार मानसी का हाथ पकड़ा है, लेकिन उसके बाद उसने मानसी को जाने दिया है। इससे हम क्या समझेंगे? अनिरुद्ध उस वीडियो को देखता है और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। उसके चेहरे का गुस्सा और भी साफ नजर आ रहा था। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी को कसकर भींच दिया था, जिससे आरुषि देखती है और उसे एहसास होता है कि जो ये लोग कह रहे हैं और जो इस वीडियो में दिख रहा है उसे पर अनिरुद्ध भी विश्वास कर रहा है कि मानसी को भगाने में आरुषि का हाथ है। दादी सा, तो बताओ अनिरुद्ध अब क्या कहोगे? हमारी पोती ने तो नाक कटा ही दी, लेकिन तुम्हारी इस पत्नी ने भी कसर नहीं छोड़ी। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ इतने गुस्से से देख रहा था कि आरुषि को ऐसे लग रहा था जैसे किसी भी पल वह उसे निकल जाएगा। आरुषि घबराते हुए अनिरुद्ध से कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने उसे भगाने में मदद नहीं की। हमें ये जानती हूँ कि मैं उसे रोक नहीं पाई, लेकिन मैं कोशिश की थी। पर मैं महेंद्र काका गुस्से से, अगर तुमने उसे भगाने की कोशिश नहीं की तो ये बात को तुमने अब तक क्यों छुपा के रखी? जब वह भागकर चली गई थी तो तुमने आकर हमें क्यों नहीं बताया? 1 बजे के करीब है और सुबह के 3:45 हमें पता चलता है। इतने घंटे तक तुम क्या कर रही थी? अगर यह बात हमें अब बताना चलती, सुबह पता चलती, तो तुम चुप रहती। दादी सा, गुस्से से, आरुषि तुमने बहुत घटिया हरकत की है। हमारी नजरों में तुम गिर गई हो और चुपचाप से ही बताओ कि मानसी कहाँ गई है, कौन है वह लड़का और इस समय वह कहाँ मिलेगी? आरुषि रोते हुए, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं छत पर टहल रही थी जब मैं मानसी को देखा। मैंने उसे रोकने की थी लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाई, लेकिन मैंने उसे भगाने में मदद नहीं की। घर के सभी सदस्य आरुषि पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे और यह बात अनिरुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। हाँ, वह जानता था कि आरुषि ने गलत किया है, लेकिन फिर भी आरुषि पर कोई ऐसी चलाई, कोई ऐसा गुस्सा करे, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अनिरुद्ध, अभी इस समय हमें इन बातों पर न ध्यान देकर मानसी को ढूंढना चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सूरज निकलने से पहले मानसी घर में होगी, बिल्कुल सही सलामत, और उसकी शादी राजवीर से ही होगी। अनिरुद्ध की बातें सुनकर आरुषि के दिल को ठेस पहुंचती है। अनिरुद्ध ने भी सभी की तरह आरुषि पर यकीन नहीं किया और सबसे ज्यादा तो उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि वह मानसी की शादी राजवीर से करवाना चाहता है, जबकि वह असलियत नहीं जानता कि राजवीर एक कैसा इंसान है। आरुषि आगे बढ़कर अनिरुद्ध से कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकती, राजवीर एक अच्छे इंसान नहीं है। वह आरुषि आगे कुछ कहती तभी अनिरुद्ध आरुषि का हाथ गुस्से से पकड़कर कहता है, तुम मेरे साथ चलो और आप सभी निश्चित हो जाए। सुबह होने से पहले आरुषि मानसी घर में होगी और यह बात इस घर से बाहर नहीं मिल जाएगी। आरुषि को खींचकर अनिरुद्ध कमरे में लेकर आता है और गुस्से से दरवाजा बंद करता है। अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर आरुषि अपने कदम पीछे करने लगती है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ एग्रेसिव भी बढ़ता है और उसकी दोनों बाजू को पकड़कर उसे गुस्से से दीवार से सटाकर उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? किस लिए आए हो यहाँ पर? मेरा नाम को बदनाम करने के लिए आए हो या फिर मेरे परिवार का नाम बदनाम करने के लिए? किस चीज का बदला ले रही हूँ तुम? तो क्या मैं आज ये बदले के लिए किया जो तकलीफ में तुम्हें पहुंचाए, आज वही तकलीफ तुम मुझे, मेरे परिवार को पहुंचा रही हो इस तरह?
तुमने मानसी को घर से भागने में मदद की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें एहसास है अनिरुद्ध राणा की आज जिंदगी में पहली बार नजरें झुक गई थी, वह भी तुम्हारे कारण, क्योंकि मेरी बीवी ने इस घर की बेटी को भगाने में उसकी मदद की। अनिरुद्ध ने आरुषि की बाजू को टाइट पकड़ रखा था कि आरुषि को दर्द होने लगा था। वह घबराते हुए अनिरुद्ध से कहते हैं, अनिरुद्ध दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध, और जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसका क्या? गुस्सा से चलाते हुए आरुषि रोते हुए, मेरा यकीन करो ये सच है कि जब वह जा रही थी तो मैं वहां आई थी, लेकिन मैं उसे रोक रही थी, लेकिन वह नहीं रुकी और चली गई। अनिरुद्ध गुस्से से, आरुषि जिसे तुम रोकना बोलते हो वह रोकना नहीं होता, तुम्हें क्या लग रहा है वह 2 साल की बच्ची है जिसे तुमने कहा कि घर के अंदर चलो तो वह घर के अंदर चली जाएगी? वह 22 साल की लड़की जिसकी कल शादी है तुम्हारी आंखों के सामने भाग रही थी और तुम खड़ी थी वीडियो में, तो तुम उससे बातें करती दिखाई दे रही हो। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि तुम उसे रोक रही हो। मैं मानता जब तुम हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाथ छोड़कर तुम्हें धक्का देकर भाग जाती, तो मैं उन लोगों को दिखाता कि ये देखो मेरी पत्नी ने तो रोका था लेकिन वही नहीं मानी। लेकिन उस वीडियो में साफ पता चल रहा था कि तुम तो उसे बड़े आराम से बातें कर रही हो और वह जाते हुए भी तुम्हें कुछ कह कर गई थी और तुम चुपचाप खड़ी थी। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर वालों के सामने तुम उसे लड़के के बारे में बुराई कर रही हो कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाते हुए आरुषि रोते हुए, अनिरुद्ध मेरा यकीन करो मैं उसका हाथ पकड़ा था, उसे समझाया था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि जिस लड़के से उसके घर वाले शादी कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है, और वह सबके कारण में कुछ समझ नहीं पाए और तब तक वह चली गई। अनिरुद्ध गुस्से से, उसने जो भी कहा वह सब झूठ था। राजवीर को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने आप में कई बुराइयां देख सकता हूँ, लेकिन उसे लड़के में नहीं। वह तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई। आरुषि अगर तुमने कोशिश की तो बहुत फालतू कोशिश थी। एक बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन वह लोग नहीं मानेंगे। आज तुमने मेरा सर से झुका दिया कि काश मैं तुम्हें लेकर ही नहीं आता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मेरी सालों कमाई हुई इज्जत को तुमने मेरे परिवार के सामने ही नाश कर दिया। तुम जानती हो कि तुम पर उन लोगों को कितना गुस्सा रहा है। तुम ये शुक्र मानो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए वह मेरे कारण तुम्हें कुछ नहीं कह पाए। अगर यह काम उनकी सगी बहू ने किया होता ना, तो वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। अब तुम्हें कोई हक नहीं है इस घर की शादी में शामिल होने का। मैं मानसी को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आता तुम इसी कमरे में रहोगी, और खबरदार अगर तुमने इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, किसी से भी जाकर बात करने की कोशिश की, मानसी को घर लाने के बाद मैं तुम्हें सुमित्रा कई के पास छोड़कर आऊंगा। तुम वही रहोगी क्योंकि तुमने वह हक खो दिया है। अब अपना मुंह बंद करके चुपचाप यही बैठे रहना, मुझे और शर्मिंदा मत करना। आरुषि अनिरुद्ध की आंखों में देख रही थी कि उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है और उसे तकलीफ भी बहुत पहुंची है। कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा है कि आरुषि मानसी को भगाने में शामिल है। आरुषि को नहीं पता था कि यह बात उसके ऊपर ही आ जाएगी, वह भी इस तरह से जहां वह अपनी बेगुनाह ही साबित ही नहीं कर पा रही है। अनिरुद्ध गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद करके मानसी को ढूंढने के लिए चला जाता है। एपिसोड 50 यू कांट स्टे हियर। आरुषि ने मानसी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाए। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उस पर यह आरोप लगाया जाएगा कि उसने मानसी को भगाने में मदद की है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में सभी को यही लग रहा है कि आरुषि मानसी की मदद कर रही है, और आरुषि की सबसे बड़ी फेस तो ये लगती है कि अनिरुद्ध भी यही यकीन कर रहा है कि आरुषि ने मानसी का साथ दिया है और वह भी उसकी साइड सुनने के लिए तैयार नहीं है। आरुषि रोते हुए दीवार के सहारे बैठ जाती है और अपने हाथ पर आई हुई खरोंच। अनिरुद्ध ने जब आरुषि की कलाई पकड़ी थी तो इतनी तेज थी कि उसके हाथ की चूड़ियां टूट गई थी, और जिसके कारण उसके हाथों पर खरोंच आ गई थी, को देखकर रोते हुए कहती है,
मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, बस मेरी इतनी गलती है कि मैं उसे समय वहां पर थी और मानसी को नहीं रोक पाए और इन सभी लोगों को ये लग रहा है कि मैंने मानसी से को इस घर से भागने में मदद की है। जो लड़की खुद अपनी शादी से नहीं भाग पाई, जो लड़की एक ऐसी शादी जो उसकी जोर जबरदस्ती से हुई है उससे नहीं निकल पाई, मैं किसी और लड़की को भगाने में मदद करूंगी, और यह जानते हुए भी कि जिससे मेरी शादी हुई है वह इंसान कैसा है। ये फैमिली तो मुझ पर गुस्सा है ही, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। वह तो अभी उसे मानसी को ढूंढना है, इसलिए मुझे धमकी देकर चला गया है। मुझे डर लग रहा है अगर मानसी अनिरुद्ध को नहीं मिली तो इसका ब्लेम भी मुझ पर आएगा और पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। वैसे भी वह अपने परिवार और खानदान की नाम और इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर मानसी में कुछ ऐसा वैसा कर दिया फिर तो मैं अनिरुद्ध और आरुषि के सामने आवाज तक नहीं निकल पाऊंगी। हे भगवान, मदद करना। आई होप कि मानसी अनिरुद्ध को सही सलामत मिल जाए, वरना मानसी का जो होगा सो होगा, लेकिन मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। तारांकन। एक तरफ अनिरुद्ध के आदमी मानसी को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ अनिरुद्ध खुद मानसी को ढूंढ रहा था। उसे हर हाल में मानसी चाहिए थी, क्योंकि वह जानता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो उनके खानदान में एक दरार आ जाएगी और इसका सबसे बड़ा हर्जाना आरुषि को भुगतना पड़ेगा, जो अनिरुद्ध बिल्कुल नहीं चाहता, और इसलिए वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है मानसी का पता लगाने के लिए। अनिरुद्ध के पास एक कॉल आता है। अनिरुद्ध कॉल को पिक करता है और उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अनिरुद्ध जल्दी से कॉल को कट करता है और अपनी गाड़ी घूमता है। तारांकन। सुबह के 5 बजे आरुषि दीवार के सहारे ही मानसी के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। कमरे का दरवाजा खुलता है, अनिरुद्ध एंटर करता है। उसके हाथ में डीप कट लगा हुआ था, लेकिन खून टपक नहीं रहा था, पर पूरा हाथ खून से सना हुआ था। अनिरुद्ध आरुषि के पास जाता है, वह एक घुटने पर बैठता है और आरुषि के चेहरे को बहुत ही मासूमियत से देख रहा होता है। आरुषि सोई हुई थी, लेकिन उसकी पलकें गीली थी। अनिरुद्ध साफ समझ रहा था कि उसके जाने के बाद आरुषि रोई है। अनिरुद्ध की नजर आरुषि के हाथ पर जाती है, जिस पर खरोच आई हुई थी। अनिरुद्ध जैसे ही आरुषि के उसे हाथ को टच करता है, आरुषि की नींद टूट जाती है। अपने सामने अनिरुद्ध को देखकर पहले तो आरुषि घबरा जाती है कि उस मानसी मिली है या नहीं, लेकिन तभी आरुषि की नजर अनिरुद्ध के उसे हाथ पर जाती है, जिस पर एक गहरा कट लगा हुआ था। आरुषि अनिरुद्ध के हाथ को पकड़कर कहती है, ये क्या है, तुम्हारे हाथ पर इतना गहरा कट क्यों लगा हुआ है? इस पर बैंडेज क्यों नहीं कि अंदर का मांस साफ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारी लड़ाई हुई थी? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आए? और मानसी वह कैसी है? अनिरुद्ध सब ठीक है ना? अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। अनिरुद्ध, हाँ मानसी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं होती अगर मैं थोड़ी देर और कर देता। वह तो भगवान का शुक्र है कि सही वक्त पर घर वालों को पता चल गया, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उसे ढूंढने निकला, वरना उसके साथ बहुत गलत हो जाता। जितनी गलती मानसी की है उतनी गलती तुम्हारी भी है आरुषि। जैसा कि मैंने कहा था कि अब तुम इस शादी को अटेंड नहीं कर सकती, इसलिए अभी अपना बैग उठाओ और हम सुमित्रा काकी के यहाँ जा रहे हैं। तुम वही रहोगी, मैं शादी अटेंड करके रात को ही आ जाऊंगा। एक दिन सुमित्रा काकी के बिताकर हम अगले दिन गोवा के लेने के लिए। आरुषि, लेकिन अनिरुद्ध, मैंने कहा ना मेरी कोई गलती नहीं थी, और अगर तुम्हें और सब घर वालों को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है तो मैं सबसे माफी मांग लूंगी, लेकिन यह अजीब नहीं होगा कि इसके लिए हम आए हैं उसी को नहीं अटेंड कर रहे हैं। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की बाजू पकड़कर कहता है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या इन लोगों के चेहरे पर वही खुशी होगी जो उस दिन थी जब हम यहाँ पहली बार आए थे? तुमने जो किया है उसके बाद ये लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करूंगा, इसलिए अब ज्यादा सवाल मत करो। तुम पहले ही बहुत कुछ गलत कर चुकी हो, तुमने पहले ही मेरा सर झुका दिया है अब और नहीं। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। अनिरुद्ध फिर से आरुषि की गलती गिनवाकर और उसे पर गुस्सा करके कमरे से चला जाता है। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक फ्रस्ट्रेटेड टोन में वह कहती है, मतलब सबसे बड़ी गलती मेरी है और किसी के नहीं। वैसे तो मुझे अपनी पत्नी कहता है, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इतने दिनों से इसके साथ रह रही हूँ, इसे मेरे बारे में जरा भी पता नहीं चला।
जो लड़की शादी के बाद खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, एक रिश्ता जिसमें शुरुआत से उसके साथ गलत हुआ, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई, तुम्हारी फैमिली के सामने खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाई, तो मैं किसी और के लिए क्या लड़ाई लड़ूंगी। ठीक है, अब तो मुझे भी शादी में नहीं आना। किस किस को समझाऊंगी कि मेरी गलती नहीं है। जब खुद का पति यकीन नहीं कर रहा तो कोई दूसरा तो क्या ही करेगा। मुझे लगा था कि अनिरुद्ध मेरे लिए खड़ा होगा, मेरी साइड लेकर सबको बताया कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन आंखों में आंसू। तारांकन। अनिरुद्ध आरुषि को लेकर सुमित्रा कई के घर के लिए निकलता है। पूरी रास्ते अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में किसी तरह की कोई बात नहीं होती, लेकिन आरुषि को अनिरुद्ध बीच बीच में देख रहा था। वह महसूस कर रहा था कि आरुषि बहुत ज्यादा हठ है, वह अपनी बात कह नहीं पाई जो कहना चाहती है, लेकिन इस समय अनिरुद्ध के पास आरुषि को उसे घर से दूर रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आरुषि की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी कि मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। आरुषि, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यकीन करूँ या ना करूँ, क्योंकि चीज बहुत बदल गई है। उन लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक नफरत आ गई होगी। अगर तुम वहां पर रुकती और उन लोगों से सामना होता तो सभी लोग तुम्हें नफरत की नजर से देखेंगे। तुम्हें बात बात पर इंसल्ट भी किया जा सकता है, और यह मैं नहीं चाहता कोई मेरी पत्नी को कुछ कहे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि हालात को देखते हुए मैं तुम्हें सुमित्रा कई के पास छोड़ दूं। तारांकन। सुबह के करीब 6 बजे अनिरुद्ध और आरुषि सुमित्रा कई के घर पर पहुंचते। सुमित्रा काकी का घर एक मामूली सा घर था जिसके आगे एक गाय बंधी हुई थी। वह किसी शहरी इलाके में नहीं रहती थी, एक कस्बा था में रहती है। अनिरुद्ध घर का दरवाजा खटखटा है, कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है सुमित्रा काकी, जो कि अनिरुद्ध की मां की उम्र की ही थी, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा साधारण और बिल्कुल ग्रामीण महिला लग रही थी। उन्होंने साड़ी को भी एक अलग तरह से पहन रखा था, चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी जो अनिरुद्ध को देखने के बाद और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। अनिरुद्ध को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है और सुमित्रा कई के गले लगाता है। सुमित्रा कई भी अनिरुद्ध के कसकर गले लगाती है और उसके पीठ को सहलाते हुए कहती है, मेरा बेटा कैसा है तू? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, मैं बहुत अच्छा हूँ माँ। आरुषि अपने मन में, अनिरुद्ध ने सुमित्रा कई को माँ क्यों कहा? मेरे सामने तो वह कई कई बोलते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मुझे बताने के लिए बोलते हो, लेकिन यह अपनी माँ के अलावा इन्हें माँ क्यों पुकार रहे हैं? और ऐसा क्या रिश्ता है जो सुमित्रा काकी की अनिरुद्ध को देखकर इतनी इमोशनल हो गई? और अगर अपनी माँ समान मानता है तो इनका घर इतना साधारण सा क्यों है? अनिरुद्ध को उनकी मदद करनी चाहिए एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। अनिरुद्ध आरुषि की तरह इशारा करते हुए कहता है, माँ ये क्या आपकी बहू है जिसका आपका सालों से इंतजार था? आखिरकार आपकी दुआ रंग लाए और मेरी जिंदगी में एक लड़की आ गई। सुमित्रा कई आरुषि की तरफ देखती है। आरुषि पहले उन्हें नमस्ते करती है, फिर जैसे ही उनके चरण छूती है, सुमित्रा कई आरुषि को अपने गले से लगाकर इमोशनल होते हुए कहती है, मेरी बेटी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू मेरी अनिरुद्ध की जिंदगी में आई। मैं बता नहीं सकती कि इस पल का मैं कितने सालों से इंतजार कर रही थी। सुमित्रा कई आरुषि का माथा चूमती है। अनिरुद्ध खुश होता है जिस तरह से सुमित्रा कई आरुषि को प्यार दे रही थी। आरुषि भी बहुत खुश होती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जो काफी वक्त से गायब थी। सुमित्रा कई, तुम दोनों यहीं रुको, आज तो पहली बार अपनी पत्नी के साथ आया है तो स्वागत करके ही अंदर प्रवेश करना। आरुषि और अनिरुद्ध को रोककर सुमित्रा का के घर के अंदर जाती है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखा है, आरुषि की तरफ देखती है, लेकिन वह गुस्से से मुंह फेर लेती है जिस तरह से अनिरुद्ध ने उसके साथ बिहेव किया, और अभी भी वह आरुषि की गलती ठहरा रहा है जिसके कारण उसे यहाँ लेकर आ गया। उसे आरुषि बहुत ज्यादा गुस्सा है जिससे अनिरुद्ध अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। कुछ देर में सुमित्रा काकी हाथ में आरती थाल लेकर दरवाजे पर पहुंचती है और वह अनिरुद्ध और आरुषि का स्वागत करते हैं। उसके बाद वह दोनों घर में प्रवेश करते हैं। सुमित्रा काकी आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठी है, जिस पर अनिरुद्ध उन्हें छेड़ते हुए कहता है, माँ बहू के आते हैं बेटे को भूल गई? ये तो मेरे साथ किया करती थी ना, जब भी मैं आता हूँ आप हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बैठाते हैं। मुझे प्यार करती थी, बहू के आते ही अपने पाला बदल दिया।
सुमित्रा काकी हंसते हुए, अरे इतनी क्या तेरे को जलन हो रही है, इतने सालों से प्यार दे रही हूँ, आप थोड़ा सा अपनी बहू को नहीं दूं वरना क्या सोचेगी, यह कैसे काकी है जो नई नवेली बहू को कोई प्यार नहीं दे रही है, और वैसे भी आप तो यह मुझे और भी ज्यादा तुझे भी ज्यादा खास है क्योंकि यह तेरी पत्नी है, मेरे बेटे की बहू है, मेरी जिंदगी में जो सबसे प्यारा है मेरा अनिरुद्ध, यह उसका ख्याल रखने वाले उसे प्यार करने वाली उसकी पत्नी है आरुष, थोड़ा प्यार जताने दे। आरुषि की तरफ देखकर, आरुषि इसके बाद का बुरा मत मानना, इस आदत है क्यों मेरे साथ छेड़खानी करके मजाक करने की, जब भी आता है किसी न किसी बात पर मुझे तंग करता है, बहुत नटखट है, मेरा नहीं होता। सुमित्रा काकी की बात सुनकर पहले तो आरुषि हैरान होती है कि अनिरुद्ध और नटखट मस्ती मजाक करने वाला, उसके बाद वह अनिरुद्ध को देखती है जो उसके सामने बैठा हुआ था और वह इतराते हुए अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रोल करके एक सार्कास्टिक स्माइल करती है जो काफी थी अनिरुद्ध को बताने के लिए कि उसे तो उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।